बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है एक्सप्लेनेशन और पोएम है ओzymandias। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर 4 स्टैंजा हैं और चारों स्टैंजा को हमने यहाँ पे कवर अप करना है और सामने स्क्रीन पर मौजूद है। साथ में इसको पढ़ता जाऊँगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको साथ में एक्सप्लेन भी मज़ीद कर दूँगा। आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। और पहला है जैसे कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले रेफरेंस को देखते हैं, यानी जो सब स्टैंजा आपको इस तरीके से आता है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस पॉइंट से हुआ तो आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओzymandias रिटन बाय पर्सी बैशे शेले। तो ये पोइट है और ये पोएम है। Context: this is a short ironic poem which describes the pride of man and harsh reality of life। यानी ये एक ironic poem है जो कि डिस्क्राइब करती है इंसान के तकब्बुर और उसकी ज़िंदगी की एक हार्श रियलिटी को। यानी एक तरफ लाइफ है, जैसे आप लाइफ के साथ बिहेव करोगे तो आगे से लाइफ वैसा आपके साथ बिहेव करेगी और इंसान को वैसे चलना है जैसा कि उसको सूट करता है। अगर वो अपनी ज़रूरत और उस चीज़ों को गलत उसने परसीव किया, वो वैसे ना चला जिस तरह के उसको चलना चाहिए था, तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट इसके अंदर एक तकब्बुर और मुतकब्बिर बादशाह की कहानी जो है इसके अंदर बताई गई, जो कि मैं पहली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि असल में ये जो बात की गई है कि ये एक शॉर्ट आयरॉनिक पोएम है। आयरॉनिक वर्ड निकला है आयरॉनी से। तो आयरॉनी असल में जो है ये क्या होती है? आयरॉनी ये है कि आप इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, मिसाल यूँ ले लें कि जैसे आपने एक गार्ड रखा होता है अपने साथ। उस गार्ड का ये काम है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे, तो वो चढ़ाई आप पे कर दे। और अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम कहेंगे कि ये आयरॉनी हो गई है। इसी तरीके से आपने गली में एक होता है ना, जैसे रात को एक पहरादार होता है, तो पहरादार का ये काम होता है कि वो सीटी बजाए और लोगों को बताए कि वो यहाँ पहरा दे रहा है, और कोई वो अननोन पर्सन को देखेगा तो वो उसको पूछेगा, पकड़ेगा, बात करेगा, और उसका काम है कि लोगों की हिफाजत करना। और वही चोरी कर जाए या वो आपका बच्चा हुआ कर ले फिर खुदा न खास्ता, तो इसी हम कहेंगे कि ये क्या हो गई है, ये आयरॉनी हो गई है। तीसरी मिसाल आप यूँ ले लें कि जैसे पुलिस का काम है लोगों के माल जान की हिफाजत करना, और वो माल जान की हिफाजत करने के बजाय वही ठगियाँ लगाना शुरू कर दे और उल्टे काम करना शुरू कर दे चोरों वाले या चोरों के साथ मिलकर, तो इसे हम कहेंगे कि ये आयरॉनी हो गई है। ये चौथी मिसाल आप इसको यूँ ले लें कि अगर मैसेज आपको आता है कि से नो टू करप्शन, और भेजने वाला या भेजने वाले वो ही करप्ट निकलें, तो इसे हम कहेंगे कि ये आयरॉनी हो गई है। पांचवी मिसाल आप इसको यूँ ले लो कि जैसे कि एक होता है ना फायर ब्रिगेड वाले, उनका काम क्या होता है कि जैसे आग कहीं लगी है तो वो अपना सिस्टम लेके जाएं और आग को बुझाएं। अब अगर जिनका काम आग बुझाना है, अगर उनके सिस्टम पे ही आग लग जाए तो इसे हम कहेंगे कि आयरॉनी हो गई है। तो यानी जो चीज़ एक्सपेक्टेड ना हो और वो फिर आपकी लाइफ के अंदर वैसी हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उसे कहते हैं आयरॉनी। बादशाह का काम होता है कि अपनी जहो जलाल और इज़्ज़त में रहे और उसकी किस्मत में, यानी इनफैक्ट तो जलील होना नहीं लिखा ना, उसको होना होता है क्योंकि वो बादशाह है और अल्लाह ने उसको एक शान और शौकत वाली एक ज़िंदगी दी है। लेकिन अगर वो बादशाह जलील हो जाए तो इसे हम कहेंगे कि ये आयरॉनी हो गई है। और इसमें इस पोएम के अंदर असल में बादशाह के साथ कुछ ऐसी ही आयरॉनी हुई है। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि ये जो पोएम है असल में ये एक आयरॉनिक पोएम है। तो उम्मीद करते हैं तो ये बात आपको समझ लगी होगी। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। कहते हैं द पोएट मेट अ ट्रैवलर। अब ये सारा वो बता रहा है कि असल में पोएम में हुआ क्या। द पोएट मेट अ ट्रैवलर हु टोल्ड हिम दैट ही सॉ अ स्टैचू इन द डेजर्ट। उसने एक स्टैचू को सहरा में देखा। इट वॉज अ स्टैचू ऑफ द किंग एंड इट्स 2 ह्यूज लेग्स वर विदाउट इट्स बॉडी। उसके 2 टांगे थी और उसके साथ जिस्म नहीं था, टूट चुका था। द फेस वॉज लाइंग हाफ बैरिड इन द सैंड। उसका जो चेहरा था, जो उसकी शक्ल थी, जो उसका मुंह था, वो आधा रेत के अंदर था और आधा रेत से बाहर था। द पोएट टीचेस अस दैट टाइम ब्रिंग्स ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ टू एन एंड। कि वक्त होता है और वो सारी जो लग्जरीज बनी होती है उसको वो सारे को ख़त्म कर देता है। एंड सुपीरियरिटी ऑफ द मैन इज़ नॉट मोर दैन सेल्फ डिसेप्शन एंड इल्यूजन। कि जब इंसान अपने आप को समझता है कि वो कोई सुपीरियर चीज़ है और अपनी कोई आला चीज़ है, तो ये अपने आप को सिवाय धोखा देने के सिवा कुछ भी नहीं है। और अपने आप को ये इल्यूजन देने के, यानी दिखाना कुछ और होना कुछ, ये वही है। तो इसके ऊपर मुझे एक पीर मियाँ हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, उनका बड़ा प्यारा शेर है। वो कहते हैं कि उच्चा ना रखिया जिसने चुल्ले दे विच सड़िया,
नीवा हो के लंग मोहम्मद, लंग जाएगा अड़िया। कि उच्चा, अब पता नहीं आपको पंजाबी समझ आती है या नहीं आती। उच्चा जो है ना, ये दो मीनिंग में होता है। एक तो होता है ना उच्चा जो कि यानी ऊपर है, यानी आप कह लें हाईएस्ट पीक। एक उच्चा पंजाबी में कहते हैं जिसमें अगर किसी ने हुक्का वगैरह किसी ने देखा हुआ है तो, या आग जलाई जाती है, तब तो गैस वगैरह आ गई है, शहर के लोगों को तो ये नहीं पता होगा। आग पकड़ने के लिए एक चिमटा सा होता है या रोटी वाला एक चिमटा होता है, उसे पंजाबी में उच्चा कहते हैं। अब वो जो उच्चा है ना, वो असल के उस कहते हैं, उसमें कहते हैं कि उच्चे के मुंह में आग होती है, उच्चे के मुंह में आग होती है। अब दोनों सेंस है, यानी वो जो उच्चा अगर आप देखें आग पकड़ने वाला तो वो भी उच्चा है, और उच्चा यानी हाईएस्ट, जो अपने आप को जरा मुतकब्बर और गरूर करे वो भी उच्चा है। तो कहते हैं उच्चा ना रखिया जिसने चूल्हे दे बच छड़िया, यानी चूल्हे में जाएगा। चूल्हा यानी जहाँ पे आग जल रही है उसका काम उधर है, उसके अंदर ही उसने जाना है, भट्टी में। नीमा हो के लंग मोहम्मद, यहाँ जो मोहम्मद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपने लिए इस्तेमाल किया, यानी मियाँ मोहम्मद बख्श। तो नीमा हो के लंग मोहम्मद, लंग जाएगा अड़िया, कि तू आजिज बन जा, तो अपने आप में तकब्बुर मत ले गया, अपने आप को आजिज रख। अगर तू कहीं फंसा भी होगा ना तो खुदा तुझे वहां से निकाल देगा तेरी आजिजी के सबब। और वो कहते हैं ना कि जिन दरख्तों पे फल लगते हैं तो झुक जाते हैं। तो ये कुदरत कुछ खुदा की ऐसी है कि जिसको कुछ देता है तो उसको झुक जाना ही बेहतर है। तो झुके हुए जो होते हैं दरख्त, जिनको फल लगता है तो उनको झुक जाना चाहिए, बजाय कि वो अकड़ जाए। सफेदा होता है ना, कोई फल नहीं लगता उसके ऊपर, कितना लंबा होता है, और लकड़ी भी कच्ची सी होती है, बेकार होती है। तो बस ऐसा है, यानी जिंदगी है, उसके अंदर इंसान को कभी भी गरूर तकब्बुर जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर तकब्बुर इंसान को सूट नहीं करता। तो उसको हमेशा क्या रहना चाहिए, आजिज बनकर रहना चाहिए। वो अमिताभ की एक मूवी है, पता नहीं कौन सी है, उसके मैं डायलॉग मेरे जहन में आ गया, मैं वो शेयर कर देता हूँ। उसमें ना वो डायलॉग ये है कि उसमें जो उसका जो विलन है ना, उसे कहता है कि ऊंचे दरख्तों और नीची घास का क्या मुकाबला। तो आगे से कहता है कि आंधी और तूफानों के अंदर ऊंचे दरख्त गिर जाते हैं लेकिन नीची घास को कुछ नहीं होता। ये एक फिल्म के डायलॉग है, पता नहीं कौन सी है। तो ये बात तो किसी हद तक ठीक है कि दरख्त वगैरह गिर जाते हैं जब तूफान आता है, या कोई आप यूँ कह लो कि जब तेज़ हवा वगैरह चलती है, आंधी आती है, दरख्त टूटते हैं जो ऊंचे होते हैं, लेकिन नीची घास को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही है कि यानी जो नीचा होगा ना उसको इतना नुकसान नहीं होता जितना ऊपर वाले को नुकसान होता है तबाही के दिनों में। तो इसलिए गरूर तकब्बुर, वही बात आ गई कि इंसान को सूट ही नहीं करता और ना उसको ये करना चाहिए। ले जी, स्टैंजा नंबर 1, इसके अंदर आई थिंक कि इसके अंदर शायद 4 स्टैंजा हैं, तो ये हमें यहाँ पे कवर करने हैं, और बिल्कुल शॉर्ट्स हैं, जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। ले जी, पॉइंट पहले पढ़ दिए, इसलिए यहाँ से अब मैं इसको मजीद नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। आई मेट अ ट्रेवलर, ये पोइट कहता है, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on sand, half sunk, a shattered visage lies whose frown. Explanation. The poet met a traveler coming from an ancient land. यानी किसी पुराने इलाके से वो आ रहा है, यानी किसी पुरानी तहजीब को देखते हुए आ रहा है, किसी ऐसी जगह से जहाँ कोई तहजीब बस चुकी है, उसको उसने स्टडी किया, और वो आता है और उससे शायर से मिलता है और उसे बताता है। ही नरेटेड, उसने बताई, अ स्टोरी ऑफ द स्टैचू, एक मुजस्मे की, विच ही सॉ स्टैंडिंग इन द डेजर्ट, जो कि सहरा में पड़ा था, उसकी वो कहानी उसे बताता है। और कहता है कि देयर वर ओनली टू ह्यूज लेग्स विदाउट बॉडी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय 2 टांगे थी, और वो भी टूटी हुई थी और बगैर जिस्म के वहाँ पे पड़ी थी। द फेस ऑफ द स्टैचू वॉज लाइंग समवेयर इन द सैंड, वो पता नहीं कहीं पड़ा हुआ था, यानी जो उसका शक्ल थी, जो उसका विजिज था, विजिज कहते हैं यानी उसकी जो फेस था, उसकी जो बूथी थी, वो बूथी उसकी कहीं पड़ी हुई थी। इट वॉज हाफ बैरिड देयर, ये आधी रेत में थी और आधी रेत से बाहर थी। द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस वर डिस्टॉर्टेड, और उसके जो चेहरे के जो उसके जो फ्रॉनिंग थे, जो उसका फ्रॉन था, तेवरी थी, जो उसके एक्सप्रेशंस थे, वो बड़े बिखरे बिखरे अजीब किस्म के थे। तो वो कैसे थे, दूसरे स्टैंजा के अंदर बात हो रही है। एंड रिंकल्ड लिप्स, रिंकल्ड का मतलब होता है यानी झुर्रियों वाला, लिप्स एंड स्नीर कोल्ड कमांड, स्नीर कोल्ड कमांड, यानी स्नीर कहते हैं नफरत अंगेज, यानी हेटर्ड, कोल्ड कहते हैं सख्त, कमांड कहते हैं हुक्म, यानी उसके नफरत वाले और जो सख्त किस्म के जो हुक्माना जो जुमले होते थे, और उसके होंठों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसा बादशाह था। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रेड,
कि उसके स्कल्प्टर जो है बड़ा बेहतरीन उसने उसको जो है स्केच किया है, उसने बड़े अच्छे अंदाज से उसको रीड किया और कैसे उसने उसको नक्शे के ऊपर यानी उसके मुजस्मे के ऊपर ले आया है उसको, विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक बाकी हैं और स्टेम्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और वो लाइफलेस थिंग यानी उस स्टैचू के ऊपर वो मौजूद हैं। द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड, कि हार्ट दैट फेड का मतलब है कि बादशाह का जो दिल जिसके दिल में वो बातें चलती थी, एंड हैंड दैट मॉक्ड देम, और वो हाथ जिन्होंने उसको उसके स्टैचू के ऊपर ले आए थे। यानी क्या उसकी कारीगरी है, क्या उसकी आर्टफुलनेस है उसकी स्कल्प्टर की, मुजस्मा साज की, कि उसने हाथों से बादशाह के दिल के अंदर चलने वाली बातों को उसने मुजस्मे पर अयां कर दिया था, उसके चेहरे के ऊपर उसको अयां कर दिया था कि असल में ये सोचता क्या था, उसके चेहरे के ऊपर उसने सारा बता दिया था। Explanation. In these lines, the poet depicts the feeling of king and the art of sculptor. यानी जो बादशाह था उसकी फीलिंग और जो वो स्कल्प्टर था उसका आर्ट, उसको वो डिपिक्ट करता है, कहता है कि कितना अच्छा इसने अंदाज से बयान किया है। He says, वो कहता है that facial expression of the king were arrogant. Arrogant का मतलब है यानी तकब्बुराना थे। The marker of the statue showed the facial expression of king इन एन आर्टफुल मैनर, यानी उसका जो मेकर था, असल मार्कर नहीं मेकर, द मेकर ऑफ द स्टैचू शोड, यानी उसका मेकर था, उसका बनाने वाला जो था, उसने उसके फेशियल एक्सप्रेशन को किस आर्टफुल मैनर के अंदर उसने उसको दिखाया था। द लिप्स ऑफ किंग वर रिंकल्ड थे, यानी वो चोरियों वाले थे, अजीब से, जिसके अंदर यानी आप कह लो कि उसका यानी रिंकल्ड से मुराद ये है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसको होठों को देख के लगता था कि कैसे ये बातें करता होगा, सख्त किस्म की। तो रिंकल्ड बट हिज फेस वाज स्टिल इन एंगर, उसका जो चेहरा था वो गुस्से में था। दीज फीलिंग्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द डेथ ऑफ द किंग, ये फीलिंग उसकी वैसी रही और वो उसके मरने के साथ ख़त्म नहीं हुई। एंड कैन बी सीन येट ओवर हिज स्टैचू, और इसको उसके स्टैचू के ऊपर, उसके जो मुजस्मा है उसके ऊपर अभी भी देखा जा सकता है। द पोएट सेज दैट द रियल एक्सप्रेशंस वर मेड बाय द हार्ट ऑफ किंग ड्यूरिंग हिज लाइफ, जो असल एक्सप्रेशन थे वो तो उसके दिल ने बनाए, बादशाह के दिल में जो ख्यालात आते थे, बट दीज एक्सप्रेशंस वर सेव्ड बाय द स्कल्प्टर माइंडफुली ओवर द स्टैचू ऑफ द किंग, कि जो बादशाह का जो स्टैचू था उसके ऊपर उसने बड़े ध्यान के साथ उसको उसके ऊपर छाप दिया था। इनफैक्ट द पोएट टीचेस अस दैट वन शुड नॉट बी सो एरोगेंट, कि किसी को भी इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, जालिम नहीं होना चाहिए टू अदर्स, दूसरों के साथ, बिकॉज लाइफ इज नॉट परमानेंट, जिंदगी जो है ना वो परमानेंट नहीं है। एंड एवरीवन हैज टू डाई, और हर एक को मरना है। एंड मस्ट बी आंसरेबल टू हिज लॉर्ड, और अपने खुदा को, अपने लॉर्ड को उसने जवाब देना है ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, यानी क़यामत के दिन जवाब देना, यानी इसलिए तकब्बुर इंसान को जचता नहीं है। तीसरा स्टैंजा है और ये है जी, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माई नेम इज ओज़मेंडियस द किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क you mighty and despair. In these lines, the poet shows the majesty of the king named Ozymandias, यानी उसकी शान और शौकत के बारे में बताता है कि वो अपने आप को क्या समझता था। He says that king was so proud and arrogant, जो बादशाह था वो बहुत मुतकब्बिर था और arrogant था, that he printed his name over the statue, उसने वो जो स्टैचू था उसका, उसके ऊपर उसने अपना नाम उसका लिख दिया था, टू शो द वर्ल्ड हिज पावर, यानी जो दुनिया थी उसको उसने अपनी ताकत दिखाना चाहिए और कहता था कि मैं क्या हूं। ऑन हिज स्टैचू द वर्ड्स वर रिटन दैट हिज नेम वाज ओज़मेंडियस, उसके स्टैचू पर ये लिखा था कि उसका जो नाम था वो ओज़मेंडियस था, एंड ही वाज द किंग ऑफ किंग्स, और वो बादशाहों का बादशाह था। इनफैक्ट द किंग वाज ओवर कॉन्फिडेंट एंड वॉज प्राउड ऑफ हिज मैजेस्टी वर्क, यानी जो उसके जो कह लें कि बादशाहों वाले जो भी काम थे उससे वो उसको तकब्बुर उसके अंदर आ गया था। उसने कहा था कि और तो कर ही नहीं सकता और मैंने ये सारा काम किया है। देयरफॉर ही सेड दैट नो वन अदर देन हिम, उसके अलावा कोई भी कुड डू, कि इसको उसके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। सच अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, यानी इस तरह का जो बेहतरीन किस्म का काम है उसके सिवा कोई कर नहीं सकता था। इसलिए वो दूसरों को कहता था कि तुम लोग तो कर नहीं सकते हो, ये जितना अजीम काम मैंने किया है, बस तुम लोग ये है कि तुम लोग मायूस हो जाओ क्योंकि तुम इसको कर नहीं पाओगे। तो ये है जी। उसके बाद लास्ट स्टैंजा है, नथिंग बिसाइड रिमेन राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, boundless and bare,
द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, कि कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे सिवाय उस टूटे हुए मुजस्मे के पास, और वो बड़ा टूटा हुआ मुजस्मा है, बाउंडलेस एंड बेयर, और वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, नंगा धड़ंगा, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एंड द लोन एंड द लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और वहाँ पे रेत ही रेत है और खुला मैदान है, और उसके अलावा कुछ भी उसके पास नहीं है। एक्सप्लेनेशन इन दिस लाइन्स द पोएट टीचेस अस द बिग लेसन ऑफ लाइफ दैट मैन इज मॉर्टल। इंसान जो है वो मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब है कि वो, इसको मौत आनी, कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है। द रियल लॉर्ड एंड द किंग ऑफ द वर्ल्ड इज गॉड, the one and only one who created each and everything for his worship। जिसने हर चीज को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उसी का नाम बाकी रहेगा, और उसी को ये चीज जजती है, गरूर तकब्बुर वाली, लेकिन फिर भी वो करीम है, बादशाह है, और वो रब्बुल आलमीन है, और लोगों के साथ जितनी भी उसकी मखलूक है, सारी मखलूक उसको प्यारी है। ये उसका करम और उसका रहम है कि जो हर शय का खालिक व मालिक है, और वो ऐसा नहीं करता। तो इंसान क्यों करे इस चीज को, जिसको ज़ेब ही नहीं देता, जिसके पास कुछ है ही नहीं इनफैक्ट। तो यानी ना वो अपनी मर्जी से आया है, ना उसने अपनी मर्जी से जाना है, बस दरमियान में बस अल्लाह ताला ने एक थोड़ा सा उसको टाइम दे दिया है, तो उसमें वो समझ लेता है कि बस मैं ही मैं हूँ और तो कुछ है नहीं। तो वो फिर वक्त गुजर जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद फिर वो जो सबक मिलता है ना, उस वक्त जब वक्त बीत जाए और जब आपके हाथ में कुछ न रहे, तो फिर तो जलालत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कई बादशाहों के साथ हुआ है। ये भी यानी एक फ़िरौन था, और एक फ़िरौन इससे पहले मिस्र का था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिसने जंग का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया, जो अपने आप कहता था कि मैं हूँ खुदा, तुम लोग किसको खुदा मानते हो। अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, और उसकी मम्मी आज भी जो है वो मौजूद है मिस्र के अंदर, और लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया उसको। The poet says that the king, यानी Ozymandias, who once was so proud of his work, is no more in this world। अब तो इस दुनिया में है ही नहीं। And his statue is lying in the sand somewhere। कहीं पड़ा हुआ है उसका स्टैचू, कोई देखता भी नहीं है उसको। It has decayed and destroyed completely। अब ये खराब हो चुका है और तबाह हो चुका है मुकम्मल तौर पर। Although it is enormous in size, बड़ा तो है, but the time has crashed its majesty and the power। लेकिन इसके वक्त ने उसके साइज को, उसको हर चीज़ को, उसको तबाह कर दिया, उसकी शान व शौकत को ख़त्म कर दिया, उसकी पावर को ख़त्म करके रख दिया है। Now it's lying a big bare desert of the sand। Now it is lying a big bare desert। Now it is lying in a big bare desert of sand, and no one is caring about the statue of the king। कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा कि ये क्या है। We learn from these lines that the superiority of the man is not more than the self-deception and illusion। लेकिन ये थी, यानी इंसान अपने आप को धोखा ही देता है जब वो अपने आप को समझता है कि वो कोई बड़ी चीज़ है, तो सिवाय वो अपने आप को धोखा देने के और कुछ नहीं करता। ये थी जी आज की पोएम और इसकी एक्सप्लेनेशन, और उम्मीद तो करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आपको ये पसंद फिर भी ना ही हो, तो कोई बात नहीं। अगर तो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।